हेलो बच्चों आज हम करेंगे आपके साथ डिस्कस पूरा इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का एक मॉक पेपर, यानी कि एग्जाम में जो 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमिक्स के 60 और बीसीके के 40, वो पूरा एक मॉक पेपर हम करेंगे। लेटेस्ट मॉक पेपर है हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से। तो एक बार फटाफट से इसका डिस्कशन बच्चों आपके साथ शुरू करेंगे। तो अपनी कमर कस लो, सीट बेल्ट रखो तैयार। क्वेश्चन नंबर 1, the economic analysis expects the consumer to behave in a manner which is, यानी कि कंज्यूमर माना जाता है कि किस तरह से बिहेव करेगा, और इसका आंसर है बच्चों रैशनल। क्योंकि हर जगह हम देखते हैं ये इकोनॉमिक्स की एक पहली ही अजम्पशन होती है कि कंज्यूमर इज रैशनल। क्वेश्चन नंबर 2, ए फर्म एनकाउंटर्स इट्स शट डाउन पॉइंट व्हेन, किसी भी फर्म का शटडाउन पॉइंट कब आता है? ए, एटीसी इक्वल्स टू द प्राइस, गलत। बी, एएफसी इक्वल्स टू द प्राइस, गलत। सी, एवीसी इक्वल्स टू द प्राइस, सही बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, लिख रखा है व्हेन एआर का मतलब होता है प्राइस, बराबर हो एवीसी के, तो उसे बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब वही वाली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नहीं है। फर्म्स डिसाइड whom टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तो है क्योंकि फर्म की मर्जी चलती है। फर्म्स एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये भी है। हाउसहोल्ड डिसाइड विच फर्म्स टू वर्क फॉर एंड व्हाट टू बाय विद देयर इनकम, ये भी है कि इनकम की वहां पर अपनी मर्जी है लोगों की, जो जैसे खर्च करना चाहे कर सकता है। तो वैसे तो डी ही बचा, लेकिन पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेज दैट गाइड द डिसीजंस ऑफ फर्म्स एंड हाउसहोल्ड, यही बात बच्चों गलत है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का तो कोई भी रोल नहीं होता, ये तो सोशलिस्ट का होता है, तो यानी कि डी। इसके बाद 4th, कंसिडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इफ एनी इकोनॉमी इज विदाउट स्कैरिसिटी। कह रहा है बताओ कि कौन सी इकोनॉमी विदाउट स्कैरिसिटी हो सकती है इनमें से। तो ये हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल का भी क्वेश्चन है। ए मैं नहीं पढ़ूंगा, बी मैं नहीं पढ़ूंगा, सी मैं नहीं पढ़ूंगा। आंसर है नन, क्योंकि बच्चा बच्चा गली मोहल्ले का जानता है कि स्कैरिसिटी पूरी दुनिया के अंदर हर इकोनॉमी के अंदर होती है। तो देयर कैन नॉट बी एनी इकोनॉमी विदाउट स्कैरिसिटी, तो इसीलिए इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या सब्जेक्ट मैटर नहीं है। प्राइस ऑफ मैंगोज, हम एक प्रोडक्ट के दाम की बात कर रहे हैं, ये तो है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फायर ट्रक फॉर द फायर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, एक फायर डिपार्टमेंट ने ट्रक बनाया, उसकी कॉस्ट की बात हो रही है, ये भी माइक्रो में पढ़ते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड, कितने मैंगो प्रोड्यूस हुए, सप्लाई, ये भी हम माइक्रो में पढ़ते हैं। द नेशनल इकोनॉमीज एनुअल ग्रोथ रेट, पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, यानी मैक्रो की बात कर रहा है, तो ये ही माइक्रो का पार्ट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव, कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होगी इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, तो ये आपको वैसे बनवाई रखा है कि मार्जिनल रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखो तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, इस पॉइंट पे इक्वल टू 1 होती है, और यहां पर लेस देन 1 होती है। तो कह रहा है मार्जिनल रेवेन्यू अगर नेगेटिव है, यानी कि इस वाले जोन की बात कर रहा है, तो हमें आंसर पता है कि इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द केस ऑफ गिवन गुड्स, बच्चों गिवन गुड्स के केस में डिमांड कर्व विल बी, अब गिवन गुड्स कौन से होते थे याद करो, कि जिनका प्राइस कम होता था तो डिमांड भी कम होती थी, यानी डायरेक्ट रिलेशन वो एग्जिबिट करते हैं।
प्राइस के साथ, तो ऐसे डायरेक्ट रिलेशन एग्जिबिट करने वालों का डिमांड कर्व कैसा बन रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कह रहा है इनमें से क्या गलत है, गलत बताना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव, ये तो सही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विद स्टैटिस्टिक्स, ये भी सही है, ये नोट्स में लिख रखा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स, ये क्या कह रहा है? कह रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैक्रो वेरिएबल्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, जबकि ये तो गलत बात है, उसको तो उल्टा बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु एक्सप्रेस्ड द व्यू दैट इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स? तो बच्चों एक महान ऑथर थे जिनका नाम था लियोनेल रॉबिन्स, तो उनका यह मानना था कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट बेसिकली न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। तो ये बेसिकली हमें लर्न करने वाला डेफिनेशन क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है लियोनेल रॉबिन्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी uses dash as principal means of allocating resources। ये हमारे मटेरियल का भी क्वेश्चन है और इसका आंसर है प्राइजेस, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइजेस का ही इस्तेमाल किया जाता है रिसोर्सेज का एलोकेशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय। स्कैरसिटी की परिभाषा किसने दी है, ये पूछ रहा है। तो स्कैरसिटी की परिभाषा दी है एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन हमें डेफिनेशन का लर्न करना है कि स्कैरसिटी की परिभाषा किसने दे रखी है, एल्फ्रेड मार्शल ने। तो ये कुछ पुराने क्वेश्चंस यहां पर हमको दे रखे हैं डेफिनेशंस के। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरह, द डेफिनेशन साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ द नेशन। तो बच्चों हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था वैसे तो कि वेल्थ से रिलेटेड परिभाषा किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी, और उनका नाम था एडम स्मिथ, या जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर है सी, एडम स्मिथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कह रहा है इनमें से क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर नहीं है? तो राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो है। बी, फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर्स, ये भी है। नो प्रॉफिट नो लॉस मोटिव, यही बच्चों गलत लग रहा है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो और हम प्रॉफिट कमाना ना चाहें, तो यही गलत ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं बच्चों फटाफट, आप भी मेरे साथ आ जाओ। इन इकोनॉमिक्स द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स, कह रहे इकोनॉमिक्स के अंदर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हाँ यही है बेसिकली, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो यही बात थोड़ा सा घुमा के लिखा है कि आउटपुट जो है वो लिमिटेड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, यानी स्कैरसिटी है। तो यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज, ये मटेरियल का ही क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें प्रेस्टीज गुड्स, स्नॉब गुड्स, वेबलन गुड्स सब कहते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, चिकन एंड फिश आर सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस, ठीक है। द डिमांड फॉर फिश, तो जाहिर सी बात है क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स हैं तो फिश की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। बी, इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व ऑफ द फिश विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। तो फिश की डिमांड भी बच्चों बढ़ जाएगी क्योंकि चिकन और फिश सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कोका कोला एंड पेप्सी आर सब्सटीट्यूट्स, ठीक है। ए राइज इन द प्राइस ऑफ कोका कोला विल, अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ जाएगा, विल डैश द डिमांड फॉर पेप्सी, तो जाहिर सी बात है उससे पेप्सी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो डिमांड फॉर पेप्सी बढ़ जाएगी क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स हैं।
एंड द क्वांटिटी ऑफ पेप्सी सोल्ड विल बी। अब पेप्सी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख लेते हैं, पेप्सी के मार्केट पर। तो बच्चों अगर मान लो मैं पेप्सी का ये मार्केट बनाऊं, डिमांड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसके बाद पेप्सी की डिमांड बढ़ गई, तो पेप्सी की डिमांड कर्व बढ़ा के देख लेते हैं। तो पेप्सी की डिमांड बढ़ते ही नया पॉइंट ये आएगा जिसकी वजह से प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो आंसर के अकॉर्डिंगली ये भी इंक्रीज होगा और डिमांड भी इंक्रीज होगी पेप्सी की। तो आंसर क्या बन गया 17th का, इंक्रीज और इंक्रीज यानी ए, दोनों ही चीजें इंक्रीज होंगी, तो ए। क्वेश्चन नंबर 18, इट डिक्रीज इन द डिमांड फॉर मोबाइल्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम विल। कह रहा है अगर डिमांड कम हो गई मोबाइल की तो क्या होगा। तो करके देख लेते हैं। बाजार में ये बनाया बाजार और अब डिमांड कम कर देते हैं, डिमांड कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। डिमांड कम करते ही ये नया पॉइंट आएगा, प्राइस भी कम हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गई। तो क्या ऑप्शन बनेगा देखते हैं। डी सही लग रहा है, डिक्रीज द प्राइस, प्राइस भी कम हो गया, एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोबाइल्स, तो क्वांटिटी भी कम हो गई, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। उसके बाद 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंफीरियर गुड इज या और फॉल्स। इंफीरियर गुड के बारे में कह रहा है क्या बात गलत है, गलत क्या है। इंफीरियर गुड्स आर दोज that will never buy, that we never buy no matter how cheap they are। ये तो गलत कह रहा है बच्चों, कभी कभी खरीदने भी पड़ते हैं, तो ये बात तो गलत है, क्रॉस लगा देता हूं, ये तो गलत कह रहा है। सेकंड, inferior goods are those that we buy more of if we become poorer। कह रहा है जब हम ज्यादा खरीदते हैं जब हम गरीब होते हैं, तो ये बात तो ठीक है, जितना ज्यादा गरीब होंगे उतने ही ज्यादा इंफीरियर गुड खरीदेंगे हम। थर्ड, इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर ऑफ इफ वी बिकम रिचर। कह रहा है जब हम रिचर होंगे, अमीर होंगे, तो हम इंफीरियर गुड्स और खरीदेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, फिर तो मुकेश अंबानी चोर बाजार की जीन्स में घूम रहा होता। तो 1 भी गलत और 3 भी गलत, तो 1 और 3 गलत हैं, तो मतलब ऑप्शन ए में लिखा है 1 and 3 ओनली। तो 1 और 3 गलत हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। चलो बढ़िया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 में लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच ऑफ डिमांड इज गिवन बाय। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, यूटिलिटी अप्रोच किसकी अप्रोच थी, मार्शल की, तो बी। 21, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4। ठीक है, तो ये है P0, ये है P1, एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड इंक्रीजेस फ्रॉम, ये है Q0, ये है Q1। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो कह रहा है हमें प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर निकालना है। ठीक है, तो आपको पता ही है Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0, सॉरी, इंटू P0 अपॉन Q0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 यानी -1.5 आ जाएगा। तो -1.5, ये बच्चों माइनस है ऑप्शन में, ऑप्शन सी में -0.5 है क्योंकि 1.5 तो ए है, ये -1.5 दे रखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, तो सही ऑप्शन हो गया सी -1.5। क्वेश्चन नंबर 22, द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज Q is equal to -100 plus 10p. Find the elasticity using point method when price is ₹15। तो पहले 15 रुपए पुट कर देते हैं, ये मान लेते हैं P0 है, 15 रुपए पुट कर दो, P की जगह तो आ गया 150 माइनस 100, तो Q0 आ जाएगा 50। फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो डेल्टा Q बाय डेल्टा P आ जाएगा 10।
अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी की जगह तो 10 पुट कर दिया, पी हमारा 15 है, क्यू हमारा 50 है। इसे सॉल्व करके आंसर आ रहा है 3। तो 22 का हो गया डी, डी फॉर डोंकी 3। उसके बाद आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है ए फर्म लर्न्स दैट द ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इट मैन्युफैक्चर्स इज 3.5। ठीक है, व्हाट वुड बी द करेक्ट एक्शन फॉर द फर्म टू टेक इफ इट विशेस टू रेज इट्स टोटल रेवेन्यू। तो अब देखो, फर्म को पता है कि हमारे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी 3.5 है, यानी 1 से बड़ी है, और फर्म चाहती है कि इसका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए, है ना। तो इसका मतलब फर्म को पता है कि भाई हमारे गुड की इलास्टिसिटी मोर देन इलास्टिक है, काफी ज्यादा है, तो हल्का सा भी प्राइस कम करेंगे अगर, तो क्वांटिटी काफी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि काफी इलास्टिक है। तो देखते हैं, ए में लिखा है लोअर द प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर द गुड इज इलास्टिक। ठीक है, ये वैसे सही लग रहा है पढ़ने में। बी में लिखा है रेज द प्राइस, नहीं रेज तो करेंगे ही नहीं। सी लिखा है रेज द प्राइस, ये भी गलत है। डी वी नीड इंफॉर्मेशन, नहीं नहीं, तो यही सही है, क्योंकि हम प्राइस थोड़ा सा कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड, क्योंकि इलास्टिक है काफी ज्यादा, तो काफी डिमांड बढ़ जाएगी प्राइस कम करते ही। तो यही सही है, ए। उसके बाद है 24, इन केस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सिस। ठीक है, ओके, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट वाई एक्सिस ऑफ द लाइन वुड बी इक्वल टू, हाँ बताओ, ज्योमेट्रिक मेथड। इस पॉइंट पर जहां गोला लगा रहा हूं, यहां पर इलास्टिसिटी क्या लिखवा रखी होती है? इज इंफिनिटी। तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 25 में पूछ रहा है कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउस होल्ड व्हेन द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड राइजेस बाय 10%। ठीक है, ही डिमांड फॉर लैपटॉप राइजेस बाय 20%। तो बड़ा सिंपल है, 20% बढ़ रही है डिमांड और इनकम बढ़ रही थी 10%, तो इलास्टिसिटी का आंसर क्या आ गया? 2। तो 25 का हो जाएगा 2, यानी कि सी +2। उसके बाद 26 देखते हैं क्या कह रहा है। ए फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज एन एवरेज टोटल कॉस्ट। तो 7 आउटपुट है जिस पर एवरेज टोटल कॉस्ट है 150। तो आप वैसे टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। एंड हैज टू पे 350 टू इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें से 350 जो है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स को दिया। तो 1050 टोटल कॉस्ट में से अगर 350 फिक्स्ड है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी बची रिमेनिंग? 700। तो वो ये कह रहा है हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। कह रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट में से बताओ वेरिएबल का पोर्शन कितना है, यानी आपसे वो एवीसी पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो एवीसी का फॉर्मूला क्या होता है? टीवीसी अपॉन आउटपुट। तो 700 अपॉन 7, 700 अपॉन 7 हो गया 100, तो ये आ गया 100, यानी कि डी। उसके बाद 27, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ 20% फॉल इन द टिकट फेयर्स, 20% फॉल हो रहे हैं प्राइजेस, द डिमांड फॉर वॉचिंग मूवी इन द सिनेमा हॉल इंक्रीजेस बाय 10%, और डिमांड बढ़ रही है 10% से, तो कह रहा है इलास्टिसिटी क्या होगी? तो बड़ा सिंपल है, चेंज इन क्वांटिटी 10% डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस -20%, तो ये आ जाएगा -0.5। तो इसे हम कहेंगे कि साहब ये लेस देन इलास्टिक है ना। तो लेस देन इलास्टिक का कोई है ऑप्शन? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, हाँ यही है, और तो कोई है ही नहीं। भाई 0 से तो बड़ी है क्योंकि 0.5 आ रही है, लेकिन लेस देन 1 बोलेंगे क्योंकि इन इलास्टिक है ना। तो इलास्टिसिटी 0 से बड़ी है, मतलब ऐसा नहीं है कि परफेक्टली ही इन इलास्टिक हो, 0 तो नहीं है, लेकिन हाँ 1 से छोटी है, यूनिट इलास्टिक से कम है।
28, इफ प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस, ठीक है, रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट बी एंड सी, तो ए का प्राइस बढ़ गया तो पूछ रहा है डिमांड क्या होगी, तो भाई उसके सब्सटीट्यूट गुड्स जो हैं बी और सी, तो जाहिर सी बात है सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो बी विल डिक्रीज गलत, सी विल डिक्रीज गलत, बी एंड सी विल इंक्रीज, हाँ यही सही है, बी एंड सी विल इंक्रीज, बी और सी सब्सटीट्यूट गुड्स हैं तो उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी, तो सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों 29, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके भी सही हो रहे होंगे मेरे साथ साथ। चलो 29 में क्या लिखा है, यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर क्वेश्चंस 29 to 31, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट इज, थर्ड यूनिट का टोटल रेवेन्यू निकाल लो, प्राइस इंटू क्वांटिटी, 3 इंटू 20, तो कितना आ गया 60। क्वेश्चन नंबर 30, द एवरेज रेवेन्यू ऑफ सेकेंड यूनिट इज, एवरेज रेवेन्यू बच्चों प्राइस के बराबर ही होता है, प्राइस को ही एवरेज रेवेन्यू कहते हैं, तो सेकेंड यूनिट का एवरेज रेवेन्यू कितना है 30। क्या क्वेश्चन है ये बताओ, एक एक नंबर फ्री में बांट रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्री में बन जाएंगे। 31, द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फोर्थ यूनिट, कह रहा है फोर्थ यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, तो उसके लिए टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं, 1 इंटू 40, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 10, ठीक है ना। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है फोर्थ यूनिट पर, कि भाई चेंज इन टोटल रेवेन्यू, कितना चेंज हो रहा है, हम 60 से 40 पर गए तो कितना चेंज हुआ, -20 का चेंज हुआ है ना, हम 60 से 40 हो गए, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, 60 से 40 हो गए, तो एक तरह से 20 की गिरावट हो गई, तो बस मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया 20, सिंपल। उसके बाद देखते हैं आगे 32, सपोज दैट एन ओनर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 लाख, ठीक है, एक ओनर 1 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा है, एंड इज इंक्रीजिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ 60,000, एक्सप्लिसिट मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ 60,000, इफ द ओनर कुड वर्क फॉर अनदर कंपनी फॉर 30,000 अ ईयर, तो ये एक तरह से है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं बच्चों, तो उसे हम इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। तो कह रहा है वी वुड कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो एक बार पढ़ते हैं 32 में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। द फर्म इज अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ, ये ऑफ है, ऑफ 10,000, चेक करते हैं, फर्म का रेवेन्यू कितना था 1 लाख, फर्म की इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी थी 90,000, हाँ, तो फर्म का इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर मैं निकालना चाहूं तो वो 1 लाख माइनस 90 10,000 है, हाँ, तो ठीक है, फर्म का इकोनॉमिक प्रॉफिट 10,000 है, सही कह रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक, द फर्म इज अर्निंग इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ 10,000। बाकी बी में लिखा है द फर्म इज अर्निंग अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ 40,000, कह रहा है फर्म अकाउंटिंग प्रॉफिट कमा रहा है 40,000 का, अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो बुक्स में रिकॉर्ड हो रही है कॉस्ट, तो 1 लाख रेवेन्यू है और अकाउंटिंग कॉस्ट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब वही 60,000 है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर देखोगे 1 लाख माइनस 60,000 तो 40,000 ही है, तो फर्म का अकाउंटिंग प्रॉफिट भी 40,000 है, ये भी एक तरह से सही है, तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी टेक्निकली, है ना। तो इसमें मिसप्रिंटिंग अगर दे रखी होगी सॉल्यूशन के अंदर तो आप उसको इग्नोर कर देना, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 33, अब ये देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म एडवर्टाइजेज, अब मोनोपोलिस्टिक वाला एडवर्टाइजमेंट करता है, कह रहा है बिकॉज इट हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस, नहीं है तो गलत है, टू लोअर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है, एडवर्टाइजमेंट इसलिए थोड़ी ना करता है, टू इंक्रीज इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट, हाँ
तो वो किस लिए करता है? अपने सेल और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। उसके बाद 34 में लिखा है पीक्स एंड ट्रॉ ऑफ द बिजनेस साइकिल आर कलेक्टिवली नोन एज, नोट्स में आपको लिखवाई रखा है कलेक्टिवली नोन एज टर्निंग पॉइंट्स, है ना, वहां से घूम जाती है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके कितने सही हुए बच्चों, बताओ अभी तक कितने सही हुए, कमेंट करते रहना कितने सही हो गए। इसके बाद 35, द टर्म बिजनेस साइकिल्स रिफर टू द अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, नहीं, द फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही, क्योंकि यही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि भाई बिजनेस के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं इकोनॉमिक गतिविधियों में, उन्हें बोलते हैं बिजनेस साइकिल्स। उसके बाद 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या सही है? बिजनेस साइकिल्स अकर पीरियोडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट सेम रेगुलरिटी, हाँ सही बात। बिजनेस साइकिल्स हैव डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रॉ, बिल्कुल सही बात, ये भी होता ही है। सी, बिजनेस साइकिल्स जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, जाहिर सी बात है क्योंकि यहां पर ही बिजनेस को पूरी पावर होती है तो वही अपने आप बढ़ते हैं घटते हैं। तो तीनों ही बातें बच्चों सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल, कह रहा है कि एक्सटर्नल कॉज बताओ बिजनेस साइकिल का। फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, ये तो इंटरनल है। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, ये भी अपना ही है। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये भी अपना ही है। वॉर, लड़ाई झगड़े हो गए, ये बाहरी कारण है बिजनेस साइकिल का, या जिसे कह सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। तो इसका आंसर हो गया वॉर, डी। तो सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन एक्सपेंशन, कह रहा है एक्सपेंशन के दौरान क्या नहीं होता? कंज्यूमर परचेजेस ऑल टाइप ऑफ गुड्स टेंड टू इंक्रीज, हाँ कंज्यूमर तो बढ़ा देता है, ये तो होता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस एज डिमांड फॉर लेबर राइजेस, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते हैं एक्सपेंशन के दौरान, ये भी होता है। बिजनेस प्रॉफिट्स एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड टू इंक्रीज, हाँ ये भी होता है। तो बेसिकली ये तो तीनों होते हैं, तो नन ऑफ द अबव ही बेसिकली आंसर हो सकता है, क्योंकि ए बी सी तो होते हैं। उसके बाद 39, न्यू फर्म्स आर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, नए फर्म्स को रोका जाता है कहां पर एंटर होने में? परफेक्ट में तो फ्री है, ओलिगोपॉली में वेरी डिफिकल्ट है, बार नहीं है। मोनोपॉलिस्टिक में तो फ्री है, मोनोपॉली में ही बार होता है, यानी कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन होती है। उसके बाद 40 में क्या कह रहा है? द किंग्ड डिमांड हाइपोथेसिस इज डिजाइन टू एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओलिगोपॉली। किंग्ड डिमांड कर्व जो है वो ओलिगोपॉली में क्या चीज एक्सप्लेन करता है? प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन नहीं, प्राइस रिजिडिटी, कि प्राइस जो है वो काफी रिजिड होता है, वो जल्दी से या फ्लेक्सिबल नहीं होता, हम ज्यादा बढ़ा घटा नहीं सकते। तो प्राइस क्योंकि रिजिड होते हैं ओलिगोपॉली में, इसीलिए उनका डिमांड कर्व किंग्ड होता है। तो ये भी हमने लिख रखा है। उसके बाद 41, तो 41 में क्या कह रहा है? इन इकोनॉमिक्स व्हाट ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे, यानी विलिंग टू पे, माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। बड़ा सिंपल है, हमने पढ़ रखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, इसे हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। 42, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कह रहे डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है, इज द रिजल्ट ऑफ, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन कब होती है? जब प्राइस गुड्स कंसर्न के बढ़ जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न। उसके बाद नेक्स्ट 43, प्राइस टेकर फर्म्स, प्राइस टेकर फर्म मतलब परफेक्ट वाले, एडवर्टाइज टू इंक्रीज द डिमांड, नहीं वो एडवर्टाइज तो करते ही नहीं। बी, डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज मोस्ट एडवर्टाइजिंग इज हार्मफुल, नहीं ये भी बेकार पॉइंट। सी, डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज दे कैन सेल एज मच एज दे वांट एट द करंट प्राइस, बिल्कुल सही, क्योंकि वो तो करंट प्राइस पर कितना भी बेच सकते हैं,
तो इसीलिए वो लोग एडवर्टाइजिंग तो करते ही नहीं है परफेक्ट कंपटीशन में, इसीलिए एडवर्टाइजिंग तो होती ही नहीं है। इसके बाद 44, जनरली पेरिशेबल गुड्स, मतलब जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, ये विल हैव, पेरिशेबल गुड्स का कैसा मार्केट होगा? क्या इंटरनेशनल मार्केट होगा? नहीं, तब तक तो पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते हैं। तो पेरिशेबल गुड्स का होता है बच्चों लोकल मार्केट, है ना, क्योंकि इनकी सप्लाई या इनकी डिमांड बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए ही होती है। चलो इसके बाद 45, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन, प्योर ओलिगोपोली किसे बोलते थे? याद करो, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में लिखवा रखा है। प्योर ओलिगोपोली होती है जिसमें गुड्स क्या होते हैं? होमोजीनियस, उसी को बोलते हैं प्योर। डिफरेंशिएटेड गुड्स होते तो बोलते हैं इम्प्योर। इसके बाद 46, इन द लॉन्ग रन एनी फर्म विल इवेंचुअली लीव द इंडस्ट्री इफ, कोई भी फर्म इंडस्ट्री छोड़ देगा अगर प्राइस डज नॉट एटलीस्ट कवर एवरेज टोटल कॉस्ट, या बी प्राइस डज नॉट इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, तो बी तो है नहीं। सी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये भी बेकार। प्राइस इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन एसी, ये भी बेकार। तो ए, अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा तो मतलब फिर तो बेकार है, फिर किस बात का हम काम कर रहे हैं, तो फिर फर्म को छोड़ ही देना चाहिए काम, ये लिख रखा है हमने। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या गलत है? ए, अंडर मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, ये तो सही है। बी, ए मोनोपोलिस्ट में रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट एंड रेज द प्राइस, ये भी सही है भाई, उसकी अकेले की पावर है। सी, commodities offered for sale under perfect competition will be heterogeneous, oh god, ये तो सबसे बड़ा गलत बात कह रहा है। परफेक्ट कंपटीशन में तो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो सी ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। इसके बाद 48, इफ ए फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग, कह रहा है अगर फर्म का एवीसी राइज कर रहा है, यानी इस पोर्शन के बाद से, है ना, ये एवीसी कर्व होता है और ये एमसी होता है जो उसको यहां से इंटरसेक्ट करता है, तो जब एवीसी राइज कर रहा है तो कह रहा है इट्स मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी, तो भाई जब एवीसी राइज करता है तो हमने रिलेशनशिप में लिख रखा है देन एमसी बड़ा होता है एवीसी से, एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी, तभी एवीसी राइज करता है। तो इसका आंसर बन गया एमसी इज above the AVC, यानी MC is greater than AVC, तो C। उसके बाद 49, when the products are sold through a centralized body, ठीक है, ये भी नोट्स का सीधा क्वेश्चन है, then oligopoly is known as, तो बच्चों उसे बोलते हैं syndicated oligopoly, तो लिख ही रखा है नोट्स में डायरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, when dash We know that firms are earning just normal profits, तो normal profits की हमने कंडीशन लिख रखी है AR is equal to AC, तो AR is equal to AC यानी ऑप्शन नंबर A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड ओनली व्हेन, ये भी नोट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। फुल कैपेसिटी यूटिलाइज मानी जाती है जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, यानी कि A। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 से बढ़ते हैं बच्चों आगे, बस खत्म होने वाला इकोनॉमिक्स देखो हमारा। एन इकोनॉमी अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी व्हेन, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होगी? द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, नहीं वो एफिशिएंसी तो नहीं है। द हाईली स्किलफुल रिसोर्सेज इन द कंट्री आर फुल्ली एम्प्लॉयड, नहीं। ऑल द रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट कॉस्ट, बिल्कुल सही, इसी को एफिशिएंसी कहते हैं कि सारे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो जाएं और जो गुड्स और सर्विसेज बने वो सबसे कम खर्चे में बने, तो बिल्कुल सही एफिशिएंसी की परिभाषा है ये सी। उसके बाद 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, यानी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन। ए, टीचिंग इकोनॉमिक्स टू सीए स्टूडेंट्स इन क्लास, बताओ इससे बड़ी प्रोडक्शन तो इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं है। तो आज मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं इकोनॉमिक्स में क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं सीए स्टूडेंट्स को, तो बस यही है प्रोडक्शन।
उसके बाद 54, द प्राइस ऑफ पिज्जा इंक्रीजेस बाय 22%, ठीक है, ये भी हमारे इंस्टीट्यूट की ही क्वेश्चन में दे रखा है, 22% प्राइस बढ़ा। द क्वांटिटी ऑफ पिज्जा डिमांडेड फॉल्स बाय 25%, ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, डिमांड कम हो रही है 25% से, प्राइस बढ़ रहा है 22% से, तो इलास्टिसिटी का आंसर जो आएगा वो 1 से तो बड़ा ही आएगा, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर 25 है, डिनोमिनेटर 22 है, तो इलास्टिसिटी 1 से तो बड़ी ही होगी। तो अगर इलास्टिसिटी 1 से बड़ी है तो क्या बोलेंगे, इलास्टिक। 1 से छोटी होती तो बोलते इन इलास्टिक, 1 होती तो बोलते यूनिटरी इलास्टिक, इंफिनिटी होती तो बोलते परफेक्टली इलास्टिक। इसके बाद 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ को इंसिडेंट इंडिकेटर, कह रहा है क्या को इंसिडेंट इंडिकेटर का एग्जाम्पल नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, लिख रखा है, इन्फ्लेशन है, लिख रखा है, रिटेल सेल्स है, लिख रखा है, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमने प्लांट और इक्विपमेंट के नए ऑर्डर प्लेस करे हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंट इंडिकेटर नहीं है, ठीक है ना, ये तो हमारे इंडस्ट्री के या बिजनेस के अंदर का आइटम है। उसके बाद 56, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनिटरी फिनोमिना, तो किसने कहा था, ये हमने पढ़ ही रखा है, हॉट्रे। तो जो इकोनॉमिस्ट हॉट्रे थे उनका मानना था कि ट्रेड साइकिल सिर्फ और सिर्फ एक मॉनिटरी फिनोमिना है, तो इसे बच्चों आपको लर्न करना पड़ेगा, ऑथर का नाम है क्योंकि। उसके बाद 57, द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई बढ़ गया इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, नहीं, गलत, यही गलत हो गया, आगे पढ़ना ही नहीं। बी, इंटरेस्ट रेट्स टू राइज, फिर से गलत, यही गलत हो गया। सी, इंटरेस्ट रेट्स टू फॉल, हाँ इंटरेस्ट रेट तो कम हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाएंगी, राइज, ठीक है, एंड एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रहा है, पैसों की वर्षा हो रही है, तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट तो कम ही होंगे, है ना भाई, तभी लोग ज्यादा लोन ले रहे हैं, पैसे इकोनॉमी में बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम है। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, प्रोड्यूसर्स भी ज्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट करना शुरू करेगा, और डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि लोगों के पास ज्यादा मनी सप्लाई या पैसा हो रहा है। तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद बस खत्म बच्चों इकोनॉमिक्स। 58, तो 58 में लिखा है, सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर इंप्रूव, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो इससे तो बढ़ती है डिमांड, ठीक है। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल्स डिस्कवर न्यू यूजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स सो दैट देयर इज ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो पहले में लिखा है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, तो सॉरी बच्चों, उससे सप्लाई बढ़ती है, और दूसरे में लिखा है फिर इंडिविजुअल्स को लगा कि अब नए नए यूज कर सकते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर्स के, तो इससे डिमांड बढ़ती है। तो यानी अगर पर्सनल कंप्यूटर के मार्केट की मैं बात करूं तो डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कह रहा है क्या होगा। तो बच्चों अगर मैं डिमांड भी बढ़ा दूं और सप्लाई भी बढ़ा दूं तो इसमें याद करो 3 अलग अलग केसेस हो सकते हैं, इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो उसमें एक चीज तो निश्चित है कि क्वांटिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये पक्का निश्चित है। बाकी प्राइस हो सकता है सेम ही रहे, हो सकता है प्राइस बढ़ भी जाए, अगर मैं डिमांड को ज्यादा बढ़ा देता तो प्राइस बढ़ जाता, और हो सकता है प्राइस कम हो जाए, अगर मैं डिमांड को थोड़ा सा कम बढ़ाता तो हो सकता है प्राइस कम हो जाए। तो प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, सेम भी रह सकता है, लेकिन क्वांटिटी पक्का बढ़ेगी। तो ऐसा कुछ लिखा है क्या, क्वांटिटी विल इंक्रीज, हाँ, प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल सही। तो सी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, assume that consumers income and number of seller in the market both decrease। बच्चों कंज्यूमर की इनकम भी कम हो गई,
तो डिमांड इस बार कम हो जाएगी, और नंबर ऑफ प्रोड्यूसर भी कम हो गए, तो इस बार डिमांड भी कम हो रही है, सप्लाई भी कम हो रही है। तो नए पॉइंट पर अगर मैं इक्विलिब्रियम निकालूंगा तो क्वांटिटी तो श्योर है कि कम होगी, हाँ प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, सेम भी रह सकता है, तो फिर से प्राइस विल बी अनसर्टेन, बट क्वांटिटी पक्का है कि कम ही होगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? वी कैन कंक्लूड विद सर्टेनिटी दैट, हम सर्टेनिटी से एक चीज कह सकते हैं कि क्वांटिटी विल डिक्रीज, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, assume that in the market for goods Z there is a simultaneous increase in demand and quantity supplied। तो ये फिर से वही केस हो गया इस वाले की तरह, चलो वही देख लेते हैं, डायग्राम बना हुआ है, दोनों बढ़ गए, द रिजल्ट विल बी, तो रिजल्ट क्या होगा, वही सेम आंसर ही होगा इसका भी 58 वाला ही, सी इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बट अनसर्टेनिटी ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, सेम भी रह सकता है, बट क्वांटिटी पक्का बढ़ेगी। चलो तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि 60 में से 60 में से इकोनॉमिक्स के कितने नंबर आए। ठीक है ना, पूरा पेपर आता है एग्जाम में 100 क्वेश्चंस का, 2 घंटे में करना होता है, और लगभग अभी हमने 60 नंबर तो कवर कर लिए हैं। तो करो फटाफट कमेंट, अब बीसी के शुरू हो जाएगा, फिर 40 क्वेश्चन उसके रहेंगे। चलो ठीक है सर, बीसी के शुरू करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 61 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कह रहा है कि इनमें से क्या गलत है, नॉट ट्रू मतलब क्या गलत है एलएलपी के बारे में। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ये तो सही है। इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप, बच्चों यही बात गलत हो गई, एलएलपी में इनकॉर्पोरेशन जरूरी है, नॉर्मल पार्टनरशिप में तो कराओ ना कराओ रजिस्ट्रेशन कोई दिक्कत नहीं है, बट एलएलपी मस्ट बी रजिस्टर्ड, तो बी ऑप्शन ही गलत, मतलब बी पॉइंट गलत बोला, तो आंसर इज बी। 62, चेंज ऑफ कस्टमर्स लाइकिंग फ्रॉम ऑयली फूड टू हेल्दी पैकेज्ड फूड, अब कस्टमर की चॉइस बदल रही है, अब उसको तेल वाले खाने की बजाय थोड़ा हेल्दी खाना पसंद आ रहा है, इसे हम क्या कह सकते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसे हम कहते हैं ट्रेंड। उसके बाद 63, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट एसईजेड, एसईजेड मतलब क्या था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये हमने लिख रखा है, पढ़ रखा है, इट इज इन मुंद्रा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो बीसी के तो बच्चों बहुत ही आसान, इसके तो 40 नंबर फ्री के होते हैं, इतनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चंस भी छोटे छोटे होते हैं। 64, अब 64 में लिखा है, इंडिगो, स्पाइसजेट एंड विस्तारा ऑपरेटिंग इन इंडियन एविएशन आर ए रिजल्ट ऑफ, क्योंकि हमने प्राइवेट कंपनियों को आने दिया, यानी प्राइवेटाइजेशन, ये भी मटेरियल का क्वेश्चन है। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर फर्दरिंग एंड फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस इन इंडिया, तो भाई भारत की सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया कि भाई सारा बिजनेस भारत से ही फैसिलिटेट किया जाए? जीएसटी तो नहीं, मेक इन इंडिया, तो ये भी हमने पढ़ रखा है। उसके बाद 66, ए स्टॉक मार्केट वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर वेरी लो एंड दस द वोलेटिलिटी इन द मार्केट इज ह्यूज इज कॉल्ड, भाई कोई कोई स्टॉक मार्केट बताया था ना, ऐसा होता है कि जहां पे बहुत ही कम ट्रांजेक्शंस होती हैं, ज्यादा बायर सेलर है नहीं, तो ऐसे मार्केट को कहते हैं थिन मार्केट, है ना। थिन का मतलब ये पतला सा मार्केट, कि भाई यहां पर तो ना ज्यादा बायर होंगे ना ज्यादा सेलर होंगे। इसके बाद 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस, कह रहे इसमें से हम बिजनेस से क्या एसोसिएट नहीं कर सकते? ठीक है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स आर कोर टू एवरी बिजनेस, ये तो बिजनेस से एसोसिएट करने वाली बात है। ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस, तो बच्चों बताओ ये भी कोई बात है? ये कोई बिजनेस का पॉइंट है कि सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बिजनेस कर सकता है? नहीं, ये गलत बात है, या इसे हम बिजनेस से एसोसिएट नहीं कर सकते। इसके बाद 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रेटेजीज टू रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट
इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिशन। ठीक है, तो कौन सी इंटरनल स्ट्रेटेजी ऐसी है? तो ए कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स नहीं, बी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स ही एक ऐसी इंटरनल स्ट्रेटेजी है जिसमें हम ये कर सकते हैं, एनवायरमेंट इन्वॉल्व करते हैं कि क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होगा, कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे चीजों को। उसके बाद 69, इन विच स्टेट डिड जमनालाल बजाज स्टार्ट बजाज ऑटो लिमिटेड? तो ये आपको लिखवाई रखा है और बताई रखा है उस वाले चैप्टर में जिसमें हमने सारी कंपनियों के बारे में पढ़ा है। तो बजाज ऑटो कहां से शुरू हुआ था? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें, बस हमें याद होने चाहिए। उसके बाद देखो 70, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी? ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ी रखा है कि फेमा जो था इसको हम किस टाइप की पॉलिसी में डाल सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, ये है रेगुलेटरी, है ना, तो इसका आंसर है बी। उसके बाद 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडिंग इंस्टीट्यूशन? इनमें से क्या एक फंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है? वर्ल्ड बैंक तो है, नबार्ड भी है, RBI, दादाजी फंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो तो सिर्फ सुपरविजन करते हैं, है ना, वो फंड नहीं प्रोवाइड करते, तो RBI। 72, ए कंपनी इज सेड टू अंडरगो डैश व्हेन इट्स एसेट्स आर सोल्ड ऑफ पीसमील रादर देन वन सिंगल ऑपरेटिंग एंटिटी? जब किसी कंपनी के हम थोड़े थोड़े भागों में एसेट्स बेचते हैं पीसमील के जरिए, एक साथ नहीं बेचते, तो उसे कहते हैं बच्चों लिक्विडेशन, है ना, कि कंपनी क्या हो रही है? लिक्विडेट हो रही है। चलो उसके बाद 73 एक बार ऐसी देखते हैं। 73 में लिखा है डॉर्मेंट कंपनीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस? डॉर्मेंट कागजी नकली कंपनियां क्यों बनाते हैं हम? फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो नहीं, बी होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और डी ओनली फॉर क्रिएटिंग अ डमी कंपनी टू बुक इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस। तो देखो डॉर्मेंट कंपनीज क्यों बनाई जाती हैं? सिर्फ डमी कंपनियां हैं तो तभी इनका नाम है डॉर्मेंट कंपनियां, और इसमें हम सिर्फ कुछ भी मतलब बेकार सी ऐसी ट्रांजैक्शन, इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, तो अगर कुछ मिसप्रिंट होगा सॉल्यूशन में इंस्टीट्यूट के तो उसको आप इग्नोर कर देना, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनको बोलते हैं हम डॉर्मेंट कंपनियां। इसके बाद है 74, तो 74 देखते हैं। 74 में लिखा है डेटा विच इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, ये हमने नोट्स में लिखी रखा है, उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विजन ऑफ एयरटेल? तो बताओ उस फाइल में था एयरटेल के बारे में पढ़ा, उसका विजन क्या है? विन कस्टमर्स फॉर लाइफ, तो यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 76, FDI इज रिस्ट्रिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? तो ये भी हमने पढ़ रखा है बच्चों, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कहां पर नहीं आने देते? हेल्थ में आ सकता है, ऑनलाइन गेमिंग में आ सकता है, एजुकेशन में आ सकता है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी में नहीं आने देते क्योंकि ये काफी संवेदनशील सेक्टर है हमारे देश के लिए। इसके बाद 77, ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो विद RBI, हम सब जानते हैं। दिस प्रोविजन एनेबल्स RBI टू एंश्योर व्हाट? तो इससे RBI क्या कंट्रोल करता है या क्यों करता है? क्रेडिट, बेसिकली क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। तो फॉरेक्स रेट फ्लक्चुएशन नहीं, क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 में है द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ गो नाउ प्राइवेट लिमिटेड डिवाइडेड द कंज्यूमर इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, देयर बाइंग फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल स्पेंड, एज एंड प्रेफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट फोकस्ड ऑन? तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस चीज पर फोकस कर रहा है? अपने कस्टमर्स को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट रहा है, तो इसे बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर ए।
79 सिंपल है, हेड ऑफ द HUF इज कॉल्ड, तो बच्चा बच्चा गली में जानता है HUF के हेड को बोलते हैं कर्ता, तो ऑप्शन नंबर बी कर्ता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या इंटरनल का पार्ट नहीं है? लेबर यूनियन तो है, कॉर्पोरेट कल्चर है, कस्टमर नहीं है, ये हमारे इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट नहीं है, तो बाहर का पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद 81, हाउ मेनी SBU डज भारत पेट्रोलियम लिमिटेड हैव? बताओ, याद है किसी को? ये याद ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं है, तो इसका आंसर है 7। उसके बाद 82, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइज PP मेकिंग, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, बट वन ऑफ देम इज फॉल्स, फाइंड आउट द ऑड आउट। तो हमें गलत वाला पहचानना है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ए में लिखा है इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ये तो है। बी, इट कैन ओनली बी फॉर्मुलेटेड इन ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सेटअप, ये गलत है बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सिर्फ मिक्स्ड इकोनॉमिक सेटअप में ही बनेगा, ऐसा तो नहीं है कुछ भी, तो ये ही गलत है। उसके बाद 83 में लिखा है अंडर विच सेक्शन ऑफ IRDA एक्ट कैन IRDA फंक्शंस एंड इम्पार्ट इट्स ड्यूटीज, तो ये हमने मेंशन कर रखा था 14 सेक्शन नंबर 14 है, तो ये याद रखना है डी। उसके बाद 84, टोकन मनी पेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन इज कॉल्ड, नेगोशिएशन के दौरान जब हम जल्दी पैसे देते हैं तो उसे बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, तो इसका भी है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आप पहचान लोगे बड़ी आसानी से। स्वीट शॉप तो इकोनॉमिक है, सेलिंग सीड्स ऑफ रेयर प्लांट भी इकोनॉमिक है, सर्विंग फ्री वाटर ऑन हॉट समर डे, फ्री में पानी पिलाना, तो ये तो पुण्य का काम है लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 86, लग्जरी होटल्स एंड लग्जरी कार्स companies compete to attract the disposable income of affluent customers. What type of competition is it? डायरेक्ट कंपटीशन तो नहीं है, बी इनडायरेक्ट कंपटीशन है ना। तो लग्जरी होटल्स और लग्जरी कार कंपनियां आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, तो इट इज नॉट डायरेक्ट कंपटीशन, ये इनडायरेक्ट कंपटीशन है। वो आकर्षित करना चाहती हैं अमीर कस्टमरों को अपनी तरफ। उसके बाद 87, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बच्चों हमने पढ़ ही रखा है, IOC नहीं है, गेल। तो गेल के बारे में आपको पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस गेल को ओन करती है। उसके बाद 88, NABARD एज अ डेवलपमेंट बैंक इज कंसर्न्ड विद वेरियस सेगमेंट्स एंड इश्यूज एक्सेप्ट, यानी कि NABARD क्या नहीं करता या किसमें डील नहीं करता? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में तो करता है, ट्राइबल डेवलपमेंट में करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ वुमेन में करता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग में भाई NABARD का क्या रोल? तो डी। उसके बाद 89 में है द करंट रिवर्स रेपो रेट इज 2.5%, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो शेल बी 250 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। तो रिवर्स रेपो और रेपो के बीच का डिफरेंस हमेशा 250 बेसिस पॉइंट्स होता है। तो 250 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हो गया 2.5% है ना, 100 बेसिस पॉइंट मतलब होता है 1%। RBI इंक्रीजेस रिवर्स रेपो रेट बाई 150 बेसिस पॉइंट, 150 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। तो RBI ने रिवर्स रेपो रेट को 1.5% बढ़ा दिया, तो अब रिवर्स रेपो रेट हो गया होगा 2.5 से 1.5% और बढ़ के 4% हो गया होगा रिवर्स रेपो रेट। तो वो पूछ रहा है नया रेपो रेट बताओ। तो अगर रिवर्स रेपो रेट 4% हो गया और हमें पता है कि 2.5% का गैप है दोनों में, तो रेपो रेट 6.5% हो गया होगा, है ना, क्योंकि दोनों में 2.5% का गैप है। तो सही आंसर हो गया 6.5%। तो नया रेपो रेट है 6.5%।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, ये देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा है 5 प्राइवेट बैंक्स एंड 2 नेशनलाइज्ड बैंक्स टुगेदर इशूड ए लोन ऑफ 2000 करोड़ टू जे लिमिटेड फॉर ओपनिंग अ राइस मिल इन 10 रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट आर दीज काइंड्स ऑफ लोन्स विद मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व्ड कॉल्ड। तो बच्चों सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें जब मिलजुल कर कुछ कर रही होती हैं एक काम, तो उसे सिंडिकेशन बोलते हैं। तो इसी से हमारा आंसर भी निकल रहा है, इसे बोलते हैं सिंडिकेट लोन, है ना। तो सिंडिकेट लोन का मतलब ही है कि 7 बैंकों ने मिलकर किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए लोन दिया, तो इसे बोलेंगे सिंडिकेट लोन। क्वेश्चन नंबर 91, which type of economic activity requires specialized subject knowledge for rendering of service। किसमें हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता है? बिजनेस में तो नहीं है, कोई भी कर ले, एग्रीकल्चर में भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है, प्रोफेशन, तो ये हमने डिफरेंसेस में लिख भी रखा है कि स्पेशलाइज्ड स्किल्स जो है वो सिर्फ प्रोफेशन में ही चाहिए। इसके बाद 92 देखते हैं एक बार। 92 में लिखा है रेस, एज, इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एसेट ओनरशिप, लोकेशन एटसेट्रा फॉर्म पार्ट ऑफ विच एनवायरमेंट। तो ये सारी किस एनवायरमेंट का पार्ट थी, हमने पढ़ रखा है, इसे बोलते हैं डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 93 बच्चों बस खत्म होने वाले हैं, कितना आसान है। इन 2008 सेंचुरियन बैंक वॉज एक्वायर्ड बाय। तो ये अपने पढ़ ही रखा है, सेंचुरियन बैंक को एक्वायर किसने करा था? हमारे हाथी ने, यानी HDFC बैंक ने, सी। उसके बाद 94 में क्या कह रहा है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर ऑपरेटिंग एट रियली पुअर प्रॉफिट मार्जिन, ये तो हमें पता ही है, एंड इनसिग्निफिकेंट एम्स एंड मिशन, ठीक है। व्हाट ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन देयर ऑपरेशन एंड ओनरशिप। तो भाई पब्लिक कंपनियां तो ढंग से काम नहीं कर रही थी, तो इसीलिए उनको उनका ऑपरेशन बदल दिया, उनकी ओनरशिप बदल के किसको दे दी थी? प्राइवेट वालों को। तो ये तो बड़ा सिंपल है बच्चों, प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद 95, विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेबी नॉट केटर टू। सेबी क्या नहीं करती, किनसे डील नहीं करती? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ तो यही आंसर है। इनसे डील नहीं करती, इन्वेस्टर से तो लेना देना है, ब्रोकर से, इंटरमीडियरी से लेना देना है, और सिक्योरिटी इशी कंपनी से भी लेना देना है। तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वो डील नहीं करती। इसके बाद 96, ए पोजीशन व्हेन ए पर्सन्स एसेट्स आर नॉट इनफ टू पे ऑफ हिज लायबिलिटी इज कॉल्ड। तो ये तो बच्चा जानता है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। अगर हमारे एसेट हमारी लायबिलिटी पे ना कर सके तो। 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो क्या इसमें से कमर्शियल नॉलेज का पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ए, इट इज इंडिपेंडेंट, हाँ बस यही नहीं है, यही बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का डोमेन नहीं है। इट इज एवर एक्सपेंडिंग, ये तो है, वास्ट ये भी है, मल्टीडिसिप्लिनरी ये भी है। उसके बाद 98, वाइल एनालाइजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट के टाइम पर हम क्या कंसिडर नहीं करते? कैपिटल रिक्वायरमेंट तो करेंगे, करंट टेक्नोलॉजी बीइंग यूज तो करेंगे, अपकमिंग टेक्नोलॉजी ये भी करेंगे, द रिलेशन विद द कंट्री क्रिएटिंग द टेक्नोलॉजी, नहीं, ये कोई पॉइंट नहीं है कि हम कंट्री के बीच का रिलेशन देखें टेक्नोलॉजी जो बना रही है, तो इट इज गलत। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो अपने अपने स्कोर भेजने के लिए तैयार हो जाओ, 2 क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट 100 में से कितने नंबर है कमेंट करते रहो, मैं देखता हूं अभी। 99, हु इज द करंट CFO ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो कौन है बताओ? CFO नहीं पता सर, नहीं पता, नौरिश कपाड़िया, हाँ नौरिश कपाड़िया, ठीक है ना। तो भाई हम तो नौरिश कपाड़िया के नाम से ही जानते हैं, तो यही बोल देंगे सी, नौरिश कपाड़िया। उसके बाद
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, सोशल इक्विटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस आर ए पार्ट ऑफ। तो सोशल इक्विटी और इकोलॉजिकल बैलेंस किसका पार्ट है? ए, ग्लोबलाइजेशन तो नहीं है। बी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही कहता है कि सामाजिक बराबरता बनी रहे और इकोलॉजिकल बैलेंस भी होना जरूरी है, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये है बच्चों इसका सही आंसर। तो ये थे बच्चों हमारे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस लेटेस्ट डिस्कस कर लिए, जो हमने इकोनॉमिक्स के भी और बीसीके के भी। तो इसमें आपने देखा बेसिकली, अगर मेरा एनालिसिस इसमें आपके साथ डिस्कस करूं तो लगभग 50% क्वेश्चंस तो डायरेक्ट है मटेरियल के, 20-30% क्वेश्चंस जो हैं वो मटेरियल के ही थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के या फिगर्स बदल के हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बस कह सकते हैं कि मटेरियल में नहीं है लेकिन नोट्स में से या बुक में से जो हमने बातें पढ़ रखी हैं उसमें आधारित है, और मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए हमने यहीं पर देखे, जो हमें लर्न करने बस। तो ये था बच्चों पूरा डिस्कशन आज का आपके साथ। तो आई होप आपको आज का सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करें, रिवाइज करें, तो आपके ये पूरे के पूरे पेपर के क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे।